रहस्यमयी कहानी शैतानी रस्में सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। शादी एक ऐसा संयोग है जो दो लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता है, कभी अच्छी दिशा में तो कभी बुरी दिशा में। लोग अक्सर अपनी शादी की सफलता के लिए ईश्वर की पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन भैरवगढ़ में एक परिवार ऐसा भी है जो अपने यहाँ शादियों में भगवान को नहीं बल्कि शैतान को पूजता है और शादी के दौरान दूल्हा दुल्हन निभाते हैं शैतान की बताई शैतानी रस्में। संध्या का समय समाप्त होने को था और रात बस गहराने ही वाली थी। उत्तर दिशा में स्थित ध्रुव तारा आज न जाने क्यों मध्यम मध्यम टिमटिमा रहा था। चांद भी घने काले बादलों के पीछे से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी पर काला साया पड़ने का संयोग बन रहा हो। भैरवगढ़ में बेतवा नदी के तट पर एक पुराना पीपल का पेड़ था, सदियों पुराना। उसी पेड़ के नीचे एक तांत्रिक धुनी रमाए बैठा था। तांत्रिक अपने ध्यान में मग्न था, तभी वहां किसी के पायलों की छन छन और चूड़ियों की खनकने की आवाज सुनाई पड़ी। वो खनक हल्के कदमों से तांत्रिक की तरफ बढ़ती जा रही थी। साथ ही मौसम में भी तेजी से बदलाव हो रहा था। आसमान में बादल घुमड़ आए थे और बारिश पड़ने की संभावना बढ़ती जा रही थी। एक औरत सिर से लेकर पैरों तक गहनों से लदी हुई और सर पर बड़ा सा घूंघट लिए तांत्रिक के सामने आई और जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गई। उसने सहमी आवाज में कहा, महाराज आंखें खोलिए, मुझे आपसे कुछ काम है। तांत्रिक ने धीमे से अपनी आंखें खोली और औरत की तरफ देखा। औरत दबी आवाज में बोली, खबर आई है कि वो शादी करने वाला है, क्या ये शादी सब ठीक कर देगी? तांत्रिक ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान लगाया। कुछ देर में उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने आंखें खोली और कहा, वो दोनों एक दूसरे के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन। वो औरत चौंकती हुई बोली, लेकिन क्या बाबा? तांत्रिक गंभीरता से बोला, लेकिन उन दोनों की शादी की जो भी रस्में होंगी वो वैदिक विधि से नहीं बल्कि शैतानी विधि से संपूर्ण होंगी। उन्हें निभानी ही होंगी वो शैतानी रस्में। वो औरत निराश होती हुई बोली, जाने कब तक इस परिवार को ये शैतानी रस्में निभानी होंगी। आप अच्छी तरह से जानते हैं पहली बार इन रस्मों के कारण क्या हुआ था। तांत्रिक रहस्यमयी स्वर में बोला, तुम्हारे इस सवाल का उत्तर न हमारे पास तब था और न आज है। बस इतना जरूर कहूंगा कि शैतान बलि लेगा उस घर से, एक और सुहागिन की बलि। अब तुम जा सकती हो। उस औरत ने तांत्रिक को प्रणाम किया और वापस गांव की तरफ मुड़ गई। मूसलाधार बारिश भी शुरू हो चुकी थी। वो औरत थोड़ा आगे बढ़ी ही थी, तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे है। उसने मुड़ के देखा, लेकिन पीछे गहरे सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं था। वो वहां से निकलने के लिए सामने घूमी तो अचानक उसे आभास हुआ कि कोई उसके सामने खड़ा है। आसमान में बिजली कड़की और उसकी चमक में उस औरत को सामने कोई दिखा। उसने तुरंत अपना घूंघट उठाकर सामने देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो औरत थर थर कांपने लगी और उसकी आंखों में खौफ उतर आया। उसके सामने एक भयानक साया खड़ा था। वो हड़बड़ाहट में तेजी से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पैर जहां थे वहीं जम गए। उसने बहुत कोशिश की लेकिन अपनी जगह से हिल नहीं पाई। तभी पेड़ से उल्लुओं के चिल्लाने की कर्कश ध्वनि सुनाई देने लगी। थोड़ी ही देर में
वहां पर बहुत सारे सियार आकर इकट्ठे हो गए और एक साथ रोने लगे। उस औरत की आंखों में मौत नाचने लगी थी। वो काला साया धीरे धीरे अपने आकार को बढ़ाता रहा और शीघ्र ही एक भयानक शैतान में बदल गया। वो शैतान अजीब सी कर्कश आवाज में बोला, मैंने कहा था ना कि मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात मानी नहीं। अब तुम्हें इसका दंड भोगना ही होगा। वो औरत हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे माफ कर दो मालिक, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। शैतान गुस्से में गुर्राते हुए बोला, तुम अब गलती करने लायक बचोगे ही नहीं। और ये कहकर वो शैतान उस औरत के एकदम नजदीक आया और उसने अपने लंबे नाखूनों से उस औरत का पेट चीर डाला। उस औरत की चीख बारिश की आवाज में दब कर रह गई। वो शैतान उसका खून पीते हुए बोला, अब बहुत जल्द मिलेगी मुझे उस परिवार की एक और बलि। उस शैतान की खौफनाक हंसी से पूरा जंगल गूंज उठा था। एक तरफ जहां भैरवगढ़ में शैतान को इंतजार था एक नई सुहागिन का, तो दूसरी तरफ भैरवगढ़ से बहुत दूर गोवा के एक चर्च के बाहर एक ब्लैक कलर की कार आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और उसमें से व्हाइट कलर का वेडिंग गाउन पहने एक खूबसूरत लड़की बाहर निकली। जैसे ही वो चर्च की तरफ बढ़ी, हवा का तेज झोंका चला और वो लड़की रुक गई। एक पल के लिए उसे लगा जैसे कोई उसे चर्च में एंटर करने से रोक रहा था। हवा के कारण उसके काले घुंघराले बालों ने उसका चेहरा ढक लिया था। अपने बालों को चेहरे से हटाते हुए उस लड़की ने आसपास देखा तो वहां कोई नहीं था। वो पीछे मुड़ी और कार के पास जाकर बोली, पीयूष, कार में ही बैठे रहोगे? बाहर निकलो। उस लड़की की आवाज कोयल जैसी मीठी थी, रंग दूध जितना गोरा। उसका यौवन बसंत की पहली बयार की तरह था जो किसी को भी मोह लेती है। तभी कार की दूसरी साइड का दरवाजा खुला और उसमें से एक हैंडसम लड़का बाहर निकला। उसके बाहर आते ही लड़की ने उसे गले से लगा लिया और बोली, पीयूष, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आज मेरी शादी है। मुझे लाइफ की सारी खुशियां मिल गई आज। जहां लड़की बहुत खुश लग रही थी, वहीं लड़के के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उस शादी से खुश कम और परेशान ज्यादा है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट साफ नजर आ रही थी। लड़का मन ही मन बोला, निकी, मुझे नहीं पता कि इस शादी से मैं तुम्हें जीवन की सारी खुशियां दे रहा हूँ या सिर्फ अपना जीवन खुशहाल बना रहा हूँ। थोड़ी ही देर में दोनों फादर के सामने थे। फादर के कहने पर पीयूष ने निकी को रिंग पहनाई और फिर उसके होठों को चूम लिया। चर्च तालियों के शोर से गूंज उठा। निकी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। पीयूष बोला, क्या हुआ? निकी पीयूष से लिपट गई और रूंधे गले से बोली, कुछ नहीं पीयूष, बस विश्वास नहीं हो रहा कि हम दोनों पति पत्नी बन चुके हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरा भी अपना परिवार होगा। निकी की बात सुनकर पीयूष मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके मन में काफी उथल पुथल मची हुई थी। वो मन ही मन बोला, खुश तो मैं भी बहुत हूँ तुम्हें पाकर, इसलिए तुम्हें लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा जहां मेरे परिवार और अतीत की परछाई भी तुम पर ना पड़े। पीयूष 10 दिन पहले ही गोवा आया था और होटल की सर्विस मैनेजर निकी को अपना दिल दे बैठा। निकी भी पीयूष की जिंदा दिली के आगे अपना दिल हार बैठी थी, वरना एक अनाथ लड़की जिसका अब तक जीवन सिर्फ संघर्षों में बीता था, उसके लिए प्यार जैसे शब्दों के कोई मायने नहीं थे। पीयूष ने इन 10 दिनों में उसे जीवन के हर उस पहलू से रूबरू करवाया था जिनके बारे में निकी ने कभी सोचा ही नहीं था।
निकी को उसका प्रिंस चार्मिंग मिल चुका था, लेकिन बहुत जल्द उसे ये समझ आने वाला था कि जिंदगी कोई परी कथा नहीं होती। निकी और पीयूष ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वहां से वापस जाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि तभी चर्च के मेन गेट से कुछ लोग तेजी से अंदर दाखिल हुए, जिन्हें देखकर पीयूष हैरान रह गया। वो सभी लोग विशेष किस्म की पोशाक पहने हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी रॉयल फैमिली के गार्ड्स हों। उनमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी पीयूष के सामने आया और सर झुकाकर बोला, छोटे राजकुमार, हम आपको लेने आए हैं। निकी ने जब ये सुना तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वो पीयूष से बोली, पीयूष, ये आदमी क्या कह रहा है? इसने तुम्हें राजकुमार कहा? पीयूष उस आदमी की तरफ देखकर बोला, भवानी सिंह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भवानी सिंह बोला, राजा साहब और रानी माँ ने आप दोनों को सुरक्षित भैरवगढ़ लाने को कहा है। वो दोनों आपकी शादी की खबर सुनकर बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि छोटी रानी भी भैरवगढ़ में होने वाली उन सभी रस्मों को निभाए जो कि वहाँ की हर नई दुल्हन निभाती है। रस्मों की बातें सुनते ही पीयूष का गला सूख गया। उसकी आंखों में अजीब सा डर दिखाई देने लगा। वहीं सबसे अनजान निकी पीयूष को झकझोरते हुए बोली, पीयूष, ये सब क्या है? कौन है ये लोग? और तुम्हें राजकुमार कहकर क्यों बुला रहे हैं? तभी भवानी सिंह बुलंद आवाज में बोला, क्योंकि ये है भैरवगढ़ रियासत के महाराज विक्रम सिंह गहलोत के सबसे छोटे बेटे और हमारी प्रजा के चहेते, हमारे छोटे राजकुमार पीयूष सिंह गहलोत। निकी ने ये सुना तो उसके होश उड़ गए। उसने उत्सुकतावश पीयूष की तरफ देखा तो उसने भी सहमति में अपना सर हिला दिया। निकी हैरानी भरी आवाज में बोली, तुमने मुझसे झूठ बोला पीयूष? मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला निकी। पर तुमने मुझे अपने राजकुमार होने की बात भी तो नहीं बताई। निकी भड़कते हुए बोली, हाँ, क्योंकि मुझे डर था कि मेरी सच्चाई जानने के बाद शायद तुम मुझसे प्यार ना करो। निकी को ये सब सपना ही लग रहा था। तभी पीयूष भवानी सिंह से बोला, तुम जा सकते हो और पिताजी से कह देना मैं भैरवगढ़ नहीं आऊंगा और यही मेरा आखिरी फैसला है। भवानी सिंह जानता था कि पीयूष अपनी बात का पक्का है। वो वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि तभी निकी की आवाज गूंजी, रुको रुको। भवानी सिंह और उसके आदमी अचंभे में पीछे मुड़े। निकी गंभीर आवाज में बोली, मैं और पीयूष आपके साथ भैरवगढ़ चलेंगे। ये सुन पीयूष चौंकते हुए बोला, ये क्या कह रही हो तुम निकी? बचपन से ही मैं प्यार के लिए तरसी हूँ पीयूष, और आज जब मुझे तुम्हारे साथ साथ परिवार का प्यार भी मिलने जा रहा है तो मैं इसे खोना नहीं चाहती। मैं भी हर नई दुल्हन की तरह शादी की सभी रस्में निभाना चाहती हूँ, परिवार वालों का दिल जीतना चाहती हूँ। ये सब इतना आसान नहीं है निकी। पीयूष लगभग कांपती आवाज में बोला, हाँ, लेकिन जब आपको कोई सबसे ज्यादा प्यार करने वाला मिल जाता है तो उसके साथ से आप मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से पूरा कर लेते हैं। निकी की आंखों में दृढ़ निश्चय था तो वहीं पीयूष की आंखों में डर के भाव। वो मन ही मन बोला, निकी, तुम नहीं जानती जिन रस्मों को तुम्हें भैरवगढ़ में निभाना पड़ेगा वो तुमसे तुम्हारा वजूद तक छीन लेंगी। जहां निकी के चेहरे पे संतोष और खुशी थी, वहीं पीयूष के चेहरे पे चिंता के बादल मंडरा रहे थे। और इन सब से अलग भवानी सिंह अपने फोन पे एक मैसेज टाइप कर रहा था, वो दोनों भैरवगढ़ आ रहे हैं, आप रस्मों की तैयारी शुरू कीजिए। भवानी सिंह के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। आखिर ऐसा क्या है भैरवगढ़ में निभाई जाने वाली रस्मों में जो पीयूष निकी को भैरवगढ़ नहीं लेकर जाना चाहता? आखिर क्या है भैरवगढ़ की शैतानी रस्मों का राज
क्या निकी शैतानी रस्में निभा पाएगी? क्या होने वाला है निकी के साथ? जानने के लिए सुनिए शैतानी रस्में, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। आप सुन रहे हैं रहस्यमयी कहानी शैतानी रस्में, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। निकी के भैरवगढ़ जाने के फैसले को सुन पीयूष के चेहरे पर आशंकाओं के बादल घिर रहे थे। उसने घबराई आवाज में कहा, निकी, मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम उन सब परंपराओं और रस्मों से परेशान न हो जाओ जो मेरे यहाँ निभाई जाती हैं, क्योंकि एक बार हम वहाँ चले गए तो उन्हें निभाने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा। मेरे परिवार वाले बहुत रूढ़िवादी हैं, तुम परेशान हो जाओगी वहाँ। निकी ने उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा और दिलासा देते हुए बोली, मेरा विश्वास करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पीयूष। आफ्टर ऑल मुझे तुम्हारे कल्चर के बारे में कितना कुछ जानने को मिलेगा। हम भैरवगढ़ जरूर जाएंगे। पीयूष ने आखिरकार उसकी जिद के आगे झुकना ही ठीक समझा। उसने कहा, तुम जैसा ठीक समझो निकी, मुझे कोई ऐतराज नहीं, पर मैं फिर भी तुमसे यही कहूंगा कि एक बार फिर सोच लो। निकी कॉन्फिडेंट होकर बोली, इसमें सोचना क्या है? मैं भैरवगढ़ जाकर तुम्हारे परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। वैसे भी मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बीच में टेंशन का रीजन नहीं बनना चाहती। आखिरकार हमारी शादी के बाद वो मेरी भी फैमिली हुई। पीयूष ने सहमति में अपना सर हिला दिया। निकी ने जाने का मन तो बना लिया था, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि भैरवगढ़ कोई मामूली जगह नहीं थी। आगे उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी उसने सपनों में भी कल्पना नहीं की थी। वहीं गोवा से दूर भैरवगढ़ में पीयूष की हवेली में मातम पसरा हुआ था। हवेली के आंगन में एक लाश रखी हुई थी। कुछ रॉयल गार्ड्स उस लाश की पहरेदारी कर रहे थे। तभी एक बड़ी मूंछों वाला अधेड़ उम्र का व्यक्ति लगभग अपनी ही उम्र की एक औरत के साथ आंगन में आया। उन्हें देख सारे गार्ड्स ने उनके सम्मान में अपने सिर झुका लिए। वो आदमी बोला, इनकी लाश कहाँ मिली? एक गार्ड ने हिचकते हुए जवाब दिया, राजा साहब, जंगल में बेतवा नदी के तट के पास। ये सुनकर राजा साहब गहरी सांस लेते हुए अपनी साथ आई औरत को देखने लगे। वो और कोई नहीं, उनकी पत्नी सुमित्रा थी। सुमित्रा चिंतित होते हुए बोली, मैंने दाई माँ को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी। वो पीयूष की शादी को लेकर बहुत टेंशन में थी। राजा साहब बोले, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, इसका परिणाम भयानक होगा। और फिर वो गार्ड्स की तरफ देखकर बोले, इनकी लाश को वहीं फेंकाओ। जी राजा साहब। ये कहकर गार्ड्स उस लाश को वहाँ से लेकर चले गए। राजा साहब सुमित्रा की तरफ मुड़े और बोले, उनके स्वागत की सारी तैयारियां हो चुकी हैं? सुमित्रा ने हाँ में सर हिला दिया। और रस्मों की? राजा साहब ने गंभीर लहजे में पूछा। सुमित्रा ने एक बार फिर हाँ में सिर हिला दिया और दोनों वहाँ से चले गए। इधर भैरवगढ़ के रहस्यों से अनजान निकी खुशी खुशी पीयूष के साथ भैरवगढ़ आने की तैयारी कर रही थी। निकी का पूरा बचपन एक सरकारी अनाथालय में गुजरा था। ये ऐशो आराम उसके लिए बहुत नया और आकर्षक था, इसीलिए वो जाने के लिए बहुत एक्साइटेड दिख रही थी। सामान पैक हो जाने के बाद वो पीयूष के साथ गाड़ी से एयरपोर्ट के लिए निकली। जहाँ एक तरफ निकी के चेहरे पे भैरवगढ़ जाने का उत्साह था, वहीं भैरवगढ़ की पुरानी हवेली में कोई था जो बहुत बेसब्री से निकी के आने का इंतजार कर रहा था। इंदौर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ती निकी मन ही मन रॉयल फैमिली के बारे में कल्पना कर रोमांचित हो रही थी। उसके सामने तरह तरह के व्यंजन एक बड़े से मेज पर रखे हैं। दूध से उसे नहलाया जा रहा है। नरम नरम मखमली सेज है। नौकरों को वो ऑर्डर दे रही है। अचानक वो खुशी से चिल्ला उठी,
आज तक सिर्फ फिल्मों में देखा था कि क्वींस कैसे रहती हैं। अब मैं खुद क्वीन बनने जा रही हूँ। वूहू! पीयूष ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ? निकी को एहसास हुआ कि वो बस कल्पना कर रही थी। वो झेपते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया और बुदबुदाई, मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, क्या सोचेगा पीयूष। कुछ देर गाड़ी में चुप्पी छाई रही। निकी खिड़की से बाहर देख रही थी। गाड़ी अब एयरपोर्ट पहुंचने ही वाली थी। तभी निकी ने आसमान में एक प्राइवेट जेट उड़ते देखा, जिस पे भैरवगढ़ की शाही मोहर लगी थी। उसने हैरान होकर पीयूष से पूछा, पीयूष, तुम्हारा अपना प्राइवेट जेट भी है? पीयूष ने एक हल्की मुस्कुराहट के साथ हाँ में सर हिला दिया। निकी ने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा उसे देखने को मिल रहा था। अब वो जल्द से जल्द भैरवगढ़ पहुंचना चाहती थी। हालांकि पीयूष उसके इस फैसले से खुश नहीं था। वो मन ही मन चिंता से घिरा हुआ था, जैसे कि वो किसी बड़ी अनहोनी की तरफ बढ़ रहा हो। दोनों पीयूष के प्राइवेट जेट में बैठ गए। कुछ ही देर में जेट इंदौर के लिए टेक ऑफ कर गया। एक नई जिंदगी की शुरुआत करती हुई निकी सुहाने सपने संजो रही थी। जेट की विंडो से वो गोवा को पीछे छूटते देख रही थी। आंखों में शहर से बिछड़ने के आंसू भी थे और नई जिंदगी पाने की खुशी भी। वही पीयूष चुपचाप बैठा था। उसके चेहरे पर उदासी और घबराहट थी। निकी उसके चेहरे की तरफ देखती हुई सोचने लगी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझ जैसी अनाथ लड़की की इतनी बड़ी रॉयल फैमिली में शादी होगी। लेकिन पीयूष इतना चुप क्यों है? हालांकि उसने पीयूष को टोकना ठीक नहीं समझा। कुछ ही समय बाद उसका जेट इंदौर एयरपोर्ट से कुछ दूर एक प्राइवेट पोर्ट पर लैंड कर गया। दोनों जैसे ही जेट से बाहर निकले, कुछ गार्ड उनके ही इंतजार में खड़े थे। सभी राजसी वेशभूषा में थे। उनके हाथों में फूलों की माला थी। करीब 8 से 10 गाड़ियां एक कतार में वहां खड़ी थीं। पीयूष को देखते ही मुख्य गार्ड उनकी तरफ बढ़ चला और पास आकर उनके गले में माला पहनाते हुए बोला, स्वागत है आपका छोटे राजकुमार। निकी और पीयूष जब कार की तरफ बढ़े तो गार्ड्स उनके पीछे छाता लेकर चल रहे थे। निकी ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसके ससुराल में उसका वेलकम इतनी शानो शौकत से होगा। वो तो आगे के बारे में सोच सोच कर ही रोमांचित हुई जा रही थी। गार्ड ने उसे भी माला पहनाई और कहा, आपका स्वागत है छोटी बहुरानी, आपकी गाड़ी उस तरफ है। गार्ड ने आगे बढ़कर कार का दरवाजा खोला। निकी मुस्कुराते हुए उसमें बैठ गई। दूसरी तरफ से पीयूष भी उसके साथ बैठा। कार भैरवगढ़ के लिए रवाना हो गई। बहुत से कच्चे पक्के ऊबड़ खाबड़ रास्ते से उनका काफिला धूल उड़ाता हुआ गुजरता गया। निकी तो रास्ते भर खिड़की से झांकते हुए बाहर की खूबसूरती निहारती रही। कभी गांव, कभी घना जंगल, तो कभी पथरीला रास्ता। तभी अचानक से उनकी गाड़ी के आगे एक काली बिल्ली आ गई और जब तक ड्राइवर ब्रेक लगाता, बिल्ली टायर के नीचे आ चुकी थी। उसकी दिल दहला देने वाली चीख सुनकर निकी का कलेजा मुंह को आ गया था। निकी को ऐसा लगा जैसे वो बिल्ली जानबूझकर उनका रास्ता रोकने गाड़ी के सामने आई थी। ड्राइवर ने नीचे उतरकर देखा तो हर तरफ बिल्ली का खून बिखरा हुआ था। ड्राइवर वापस आया और गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ गया। ये घटना निकी को अंदर तक डरा गई, लेकिन पीयूष को जैसे इन चीजों का पहले से ही अंदाजा था। उसने मन ही मन सोचते हुए कहा, ये तो बस शुरुआत है निकी। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि यहाँ आने की जिद करके तुमने कितनी बड़ी गलती की है। गाड़ी थोड़ी देर बाद एक बड़ी सी भव्य हवेली के पास आकर रुकी।
वो हवेली एक बड़े से भूभाग में फैली हुई थी। उसकी भव्यता के क्या कहने। राजा महाराजा के जमाने के महलों की तरह ही वो हवेली दिख रही थी। बड़ी बड़ी अटारियां, ऊंचे ऊंचे गुंबद, ढेरों चौबारे और हवादार कमरे। निकी गाड़ी से उतरी और सामने देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके मुंह से अकस्मात ही निकला, ओह वाओ, इतना बड़ा पैलेस। निकी के लिए ये दृश्य बेहद ही मनमोहक था। हवेली के द्वार पे पीयूष की माँ, भाभी और कुछ औरतें आरती का थाल लिए खड़ी थीं। पीयूष की माँ ने निकी की आरती उतारी और माथे पर कुमकुम का टीका लगाया। अपना ऐसा भव्य स्वागत देखकर निकी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके कमरे तक रास्तों पर फूल बिछाए गए थे। उसके कदम धीरे धीरे हवेली के अंदर प्रवेश कर रहे थे और मन में एक ही सवाल बार बार आ रहा था, कितने रॉयल तरीके से मेरा स्वागत हो रहा है। अमीरों की बात ही कुछ और होती है। ये लोग भी कुछ बुरे नहीं हैं। न जाने क्यों पीयूष मुझे यहाँ लेकर नहीं आना चाहता था। अपने ही ख्यालों में खोई निकी ने यह भी ध्यान नहीं दिया कि उसके माथे पे लगाए गए कुमकुम का रंग लाल नहीं बल्कि काला था। तभी पीयूष की माँ थोड़े तल्ख लहजे में बोली, बड़ी बहू, जाओ जाकर छोटी बहू को उसका कमरा दिखा दो। इतनी दूर से आई है, थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लेगी। पीयूष की भाभी भी उनकी हाँ में हाँ मिलाती हुई निकी को अपने साथ हवेली की छत पर एक कमरे में लेकर आई और बोली, ये रहा तुम्हारा कमरा, अब तुम थोड़ा आराम कर लो, बहुत थक गई होगी। इतना बोल वो वहाँ से चली गई। निकी ने कमरे को देखा तो उसके लिए ये किसी बड़े लैविश होटल के कमरे से कम नहीं लगा। उसकी खुशी दोगुनी हो गई थी जब उसकी कल्पना सच साबित हो रही थी। वो उछलकर मखमली सेज पर बैठ गई और अपने दोनों हाथ हवा में फैलाते हुए बोली, कितनी सुंदर जगह है ये, यहाँ तो मैं राज करूंगी, राज। मेरा सपना अब सच होने लगा है। तभी उसे कुछ याद आया और तुरंत उठकर अपने लगेज में ढूंढते हुए बड़बड़ाई, अरे मेरा फोन कहाँ है? इतनी सारी रस्मों के बीच तो मैं अपना मोबाइल चेक करना ही भूल गई थी। निकी ने अपना पूरा लगेज छान मारा लेकिन उसे अपना फोन कहीं नहीं दिखा। वो हैरान होती हुई बोली, कहाँ चला गया मेरा फोन? कहीं गिर तो नहीं गया? मुझे बाहर किसी से पूछना चाहिए। वो कमरे से बाहर निकली तो दरवाजे पर पहरे के लिए भवानी सिंह दिख गया। उसके चेहरे पे कठोर भाव थे, आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा था। उसे देखकर एक पल के लिए तो निकी सहम गई, लेकिन आसपास देखने पर उसे वहां और कोई नहीं दिखा तो उसने भवानी सिंह से ही मदद मांगना ठीक समझा। वो बोली, सुनिए, मुझे मेरा फोन नहीं मिल रहा, शायद हवेली में कहीं गिर गया है, क्या आपने कहीं देखा है? गार्ड ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं बहू रानी, हमने नहीं देखा। निकी ने वापस कमरे में कदम रखते हुए कहा, पता नहीं कहाँ खो गया, मेरा फोन ढूंढ दो प्लीज, और अगर मिल जाए तो मुझे लाकर देना, मैं सोने जा रही हूँ। गार्ड सिर हिलाते हुए बोला, जी बहू रानी, मैं ढूंढता हूँ। निकी के वापस कमरे में जाते ही उस गार्ड के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उसके हाथ में एक मोबाइल था जो निकी का ही था। उसने निकी से साफ साफ झूठ बोल दिया था। गार्ड मोबाइल को देखते हुए मुस्कुराकर बड़बड़ाया, अब ये मोबाइल आपको नहीं मिलेगा बहू रानी। वो मोबाइल लेकर पीयूष के पिताजी के पास गया और उन्हें देते हुए बोला, मालिक, ये रहा नई बहू रानी का फोन। पीयूष के पिता के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। उन्होंने तारीफ करते हुए कहा, शाबाश भवानी सिंह, तुम मेरे सबसे वफादार आदमी हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। भवानी सिंह उनके सम्मान में सर झुकाकर बोला, ये तो हमारा सौभाग्य है मालिक, आप हमारे माई बाप हो, आपके मुंह से निकले शब्द हमारे लिए पत्थर की लकीर है। पीयूष के पिता मन ही मन खुश होते हुए बोले, अब तो निकी चाहे भी तो किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाएगी, अब उसे इस हवेली की रस्मों को निभाना ही होगा।
नहीं तो तब तक उसे यहीं 4 दीवारी के भीतर कैद होकर रहना पड़ेगा। पीयूष के पिता के चेहरे पर कुटिल मुस्कान तैर गई। निकी भैरवगढ़ के राज परिवार में पहुंच चुकी थी, लेकिन उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि भैरवगढ़ के शैतान को खुश करने के लिए उसे किस किस तरह की खौफनाक शैतानी रस्मों को निभाना पड़ेगा। भवानी सिंह ने निकी का मोबाइल क्यों छिपाया था? पीयूष के पिता उस मोबाइल को क्यों पाना चाहते थे? क्या होने वाला है निकी के साथ? क्या निकी इस हवेली में निभाई जाने वाली रस्मों को पूरा कर पाएगी? जानने के लिए सुनिए शैतानी रस्में, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। और हाँ, अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों, परिवारजनों से शेयर जरूर करें।